फोटो जा भी कहाँ है? यहाँ भी जा रहा है क्या? सब लोग कौन कौन आया है? अरुणा है, इंद्रजीत है, नेहा, दोनों नेहा है, पूर्णिमा है, राहुल है, सलमा, सुप्रिया। ओके, चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नाम सुने हो कभी पहले? ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का पिक्चर है। दीज आर कंपनी, बेकमैन कुल्टर बनाती है, इंटरनेशनल कंपनी है, हिताची। सो वी विल study in detail about the definition of ultracentrifuge, principle of ultracentrifuge, where it is being used. So what is the definition of ultracentrifuge? Ultracentrifuge is a sophisticated and advanced centrifuge. Centrifuge आप लोग जानते हैं क्या होता है? Anybody? Have you heard about centrifuge? सर ब्लड के मतलब काम में आता है सर। ब्लड को सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है ब्लड को। Yes, you might have seen centrifuge machine in laboratory, pathological laboratory, जी or diagnostic laboratory, where the components of the blood are separated by using this machine. So that one is the traditional centrifuge. Okay, Purana type ka centrifuge, traditional, which is and the speed are low. Speed is low. ठीक है, बट जैसे स्पीड कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे बता देंगे स्पीड लो है? द स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज इज मेजर्ड इन आरपीएम, राउंड पर मिनट. ओके, एंड द फोर्स also apply when you move a object in a circular motion. कभी पत्थर को बांध के ऐसे नचाओ अगर रस्सी में, धागे में, तो then you will feel that stone will not fall. Okay, so there is a centrifugal force which is being applied there. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा जो हैवियर कंपोनेंट्स जो हैं वो जल्दी सेटल डाउन होते हैं, एंड द लाइटर कंपोनेंट्स आर फ्लोटिंग इन द सॉल्यूशन. So this is a special type of centrifuge where the speed is extremely high, extremely high. अब आप कहोगे एक्सट्रीमली हाई का क्या मतलब है? आपके फैन का राउंड आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट. ठीक है, फैन का आप जो फैन यूज करते हो उसका कितना होता है आरपीएम? फैन होता है 800, 900, 1000, 1200, इसी के रेंज में रहता है. और जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जो देखे हो ट्रेडिशनल सेंट्रीफ्यूज, दैट आल्सो गोज, वो भी 800, 1200, मैक्सिमम 3000, 4000 आरपीएम तक जाएगा. लेकिन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है 50,000, 60,000, 1 लाख तक भी जा सकता है, 1.5 लाख तक भी जा सकता है. मतलब 1 लाख, 1.5 लाख आरपीएम आप सोच सकते हो, राउंड पर मिनट, कितना ज्यादा स्पीड है. और इस स्पीड में काफी ज्यादा हीट जनरेट होगा, फ्रिक्शन. तो सब कुछ का ध्यान रखा जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, ये अंदर पूरा रेफ्रिजरेटर होता है, मॉनिटर्ड होता है, कंप्यूटर सिस्टम लगा रहता है अंदर. ठीक है, तो बेसिकली आप लोग मोटा मोटी समझ लो इसका क्या डेफिनेशन है. तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इज ए सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस सेंट्रीफ्यूज दैट ऑपरेट्स एट एन एक्सट्रीमली हाई स्पीड एंड सेपरेट्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. जो मॉलिक्यूल्स ट्रेडिशनल
सेंट्रीफ्यूज के द्वारा सेपरेट नहीं हो पाएगा, उसके लिए हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूज करेंगे, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ट्रेडिशनल सेंट्रीफ्यूज. So the speed of the rotors in ultra centrifuge can range from 60,000 rpm to 150,000 rpm. Speed of the rotors. रोटर क्या होता है? कोई भी मशीन जब घूमती है तो उसके अंदर रोटर होता है, बॉल बियरिंग होता है. देखो पंखा में भी बॉल बियरिंग होता है ना? तो ये भी गाड़ी भी घूमता है तो उसमें भी क्या नीचे होता है, एक्सिल होता है, घूमता है. ठीक है, तो ये रोटर है. यहाँ पर जो मशीन का जो मेन एक्सिस है वो घूमेगा और रोटर उसके साथ अटैच्ड होता है एक एडिशनल. और उस रोटर के अंदर आप अपना सैंपल रखो. सैंपल को रखोगे आप ट्यूब में, और ट्यूब को किस में रखोगे? ट्यूब को रखोगे रोटर में, और रोटर प्लेस होता है उस सेंट्रीफ्यूज के एक्सिस में. देखो हम नेक्स्ट फिगर में दिखा रहे हैं. These are different types of rotors. There are two types of rotors, swinging bucket rotor and fixed angle rotor. दो तरह के रोटर होते हैं. फिक्स्ड एंगल देखो ये वाला है फिक्स्ड एंगल. फिक्स्ड एंगल मतलब ये ऐसा है बकेट टाइप का, और इसमें ग्रूव बना हुआ है, अंदर गड्ढा है, इसमें ट्यूब चला जाएगा, घुस जाएगा. ट्यूब में आप सैंपल डालोगे जिसमें आपको पार्टिकल सेपरेट करना है एट हाई वेलोसिटी. डिफरेंट ट्यूब्स को आप डालोगे और ट्यूब्स को हमेशा बैलेंस किया जाता है. अगर एक ट्यूब इस, मेरा पॉइंटर दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, नहीं सर, नहीं सर. माउस का पॉइंटर दिख रहा है सर. सब दिख रहा है. जी दिख रहा है सर. माउस का पॉइंटर दिखेगा तो समझ में आएगा. देखो ये दिख रहा है, यहाँ पर एक ट्यूब को अगर ये खाली है, ये रोटर का ये स्पेस, तो यहाँ पर अगर एक ट्यूब, थोड़ा इसको एनलार्ज कर देते हैं. तो हो रहा था, अच्छा कोई नहीं, ठीक है. अगर एक ट्यूब यहां पर प्लेस करोगे तो एग्जैक्टली डायगोनली अपोजिट उसका डायमीटर में एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल में आपको दूसरा ट्यूब विथ द सेम वेट यहां पर प्लेस करना होगा, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा. समझ रहे हो बात को? एक ट्यूब यहां प्लेस होगा तो डायगोनली बोलो डायमेट्रिकली अपोजिट उसके यहां पर दूसरा ट्यूब प्लेस होगा. फिर अगर दूसरा ट्यूब यहां प्लेस होगा, चौथा ट्यूब यहां प्लेस होगा, तीसरा ट्यूब, तो उसको बैलेंस किया जाता है. यहाँ एक ट्यूब रखेंगे तो यहाँ पर दूसरा ट्यूब रहेगा, थर्ड ट्यूब यहाँ है तो फोर्थ ट्यूब यहाँ. अगर 3 ट्यूब है आपके पास तो एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे. अगर 4 है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ. 5 है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ. 4 तो बैलेंस हो गया, 5वां यहाँ, एक खाली बच जाएगा. तो इस खाली को 5वें के वेट के बराबर, ट्यूब के वेट के बराबर एक ट्यूब में पानी भर के डाल देंगे इसमें, तो बैलेंस हो जाएगा. अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये बहुत हाई स्पीड पर घूमेगा, तो हाई स्पीड पर घूमेगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा. तो आपका जो रोटर है, वॉशिंग मशीन में भी देखे होंगे कि अगर ड्रायर में कपड़ा नहीं अच्छे से रखा रहता तो ढक 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 करता है ना? तो क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है, मोशन में है, ठीक है, तो इसका बैलेंस होना जरूरी है. तो ये बैलेंस होगा. तो ये सब फिक्स्ड एंगल टाइप ऑफ रोटर्स है. फिक्स्ड एंगल है, इसमें भी फिक्स्ड एंगल, चाहे ये किसी भी स्पीड से ये घूमे, इस, ठीक है, धीरे से घूमे या तेजी से, इसका आरपीएम कुछ भी रहे, इसका एंगल जो है फिक्स्ड है. जिस एंगल पर ये है, ये एंगल ये फिक्स्ड है. ट्यूब जिस एंगल पर, ये यहां से निकल के कहीं बाहर जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता इधर उधर, ये फिक्स्ड हो गया ट्यूब, इसमें फिक्स्ड है. लेकिन इस तरह के बकेट में यहां पर तो फिक्स्ड है, लेकिन यहां पर एक इस उसमें लगा हुआ रहता है, ये पिक्चर में दिखेगा साफ. यहाँ पर एक कनेक्शन रहता है, ठीक है, जिससे ये स्पीड में जब आएगा
ज्यादा स्पीड में आएगा तो ये स्विंग करता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा कम स्पीड में रहेगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे पत्थर हाथ में बांध के घुमाते हो रस्सी से, तो कम स्पीड होगा तो पत्थर थोड़ा नीचे आ जाएगा, और ज्यादा स्पीड करोगे तो एकदम बराबर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर एकदम बहुत ज्यादा स्पीड में रहेगा तो ये पूरा एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। डिफरेंस क्या होता है कि जो भी पैलेट डाउन हम करते हैं, इसके इस स्विंगिंग बकेट टाइप वाले रोटर में पैलेट जो है एकदम बॉटम पर आ जाएगा, एकदम बॉटम पर आएगा। अब फिक्स्ड वाले में क्या होगा, चूंकि फिक्स्ड है तो थोड़ा सा एंगल में रहेगा उसका पैलेट। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये भी एक तरह से स्विंगिंग बकेट ही है, यहाँ पर एक कनेक्शन है तो ये फ्री घूम सकता है ये बकेट पूरा, लेकिन इस बकेट के अंदर जो है वो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड और स्विंगिंग दोनों टाइप का है। यहाँ पर भी फिक्स्ड, ये स्विंगिंग है, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ये सब फिक्स्ड है। स्विंगिंग है, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये फिक्स्ड है। तो समझ में आ गया रोटर आप लोगों को? इसी रोटर को बीच से ये एक्सिस, इस एक्सिल में यहाँ पर एक नट बोल्ट रहता है, देखो ये वाला नट बोल्ट, ये बीच में यहाँ से कनेक्ट किया जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में। ये कनेक्ट हो जाएगा, जो यहां से इसको घुमाएगा तो ये नाचेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो बेसिकली the speed of the rotors in ultracentrifuge can range from 60,000 से 1.5 लाख तक। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज इसका नाम ही इसीलिए है क्योंकि यह इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा है, एक्सट्रीमली हाई। इस स्पीड को अटेन करने के लिए इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया गया पहले ट्रेडिशनल सेंट्रीफ्यूज में। ट्रेडिशनल सेंट्रीफ्यूज में क्या होगा कि ढक्कन खोलोगे वो तो हवा उसमें रहेगा, एटमॉस्फेरिक आपका एयर। इसमें क्या किया जाता है, ढक्कन लगने के बाद, क्लोज होने के बाद अंदर में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। वैक्यूम इज जनरेटेड, मतलब अब एयरलेस हो गया। तो जब अब एयरलेस एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में रोटर जब रोटेट होगा तो उसको फ्रिक्शन नहीं होगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी। प्लस रोटर में भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया गया। पहले जो रोटर होता था बहुत ही कॉम्पैक्ट आयरन का बनाया जाता था, हैवी होता था। फिर धीरे धीरे लाइट एल्यूमिनियम एलॉय, आजकल कार्बन, कंपोजिट कार्बन फाइबर का रोटर बनाया जाता है, वो और भी हल्का है, साथ ही साथ बहुत ही मजबूत। ठीक है, प्लस इसके अंदर हीट जनरेट होगा, इतने हाई स्पीड में ये रोटेट होगा, तो उसके लिए ये अंदर से रेफ्रिजरेटेड है, सिस्टम रहता है, कूलिंग सिस्टम है। -20 डिग्री तक भी आप इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। प्लस तो जब इतने स्पीड में ये रोटेट होगा तो इसका हजार्ड भी है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो ये सब प्रिकॉशन देखा जाता है। हालांकि ये सब टेक केयर कर लिया गया। इसका ये ऊपर का जो ढक्कन ही होता है इतना मोटा चदरा का होता है, अगर ये गलती से खुल जाए और 50,000 आरपीएम पर चल रहा है, 1 लाख आरपीएम पर, तो रोटर नाचते हुए लाइक ए बुलेट एक वीपन बन जाएगा, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सब रखा जाता है। प्रिंसिपल देख लो तुम लोग। अच्छा, ये अभी नहीं हुआ है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज आर मोस्टली ऑपरेटेड इन मोर फैसिलिटेटेड लेबोरेटरीज टू परफॉर्म मोर एडवांस्ड ऑपरेशंस। तो इसको रखने के लिए बहुत बड़े बड़े लेबोरेटरीज में होते हैं ये। These are larger in size and can operate samples either in batches or as a continuous flow system. Batches यानी बहुत सैंपल अगर ज्यादा है तो सैंपल को थोड़ा थोड़ा बांट के बैच बना लिए और बैच में किए, या कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम भी हो सकता है। इसमें कंटिन्यूअस एक तरफ से जा रहा है और हम कर सकते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज। Most ultra centrifuges are refrigerated in order to control the heat and might be generated due to the excessive speed. बता चुके हैं कि हीट
एक्सेसिव स्पीड की वजह से जनरेट होगा, इसलिए टेम्परेचर कूल्ड होता है। प्रिंसिपल, द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज ऑल अदर सेंट्रीफ्यूजेस। प्रिंसिपल सेम है, सेंट्रीफ्यूज है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर स्पीड में सर्कुलर मोशन में आप रोटेट करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा तो वह ऑब्जेक्ट जिसको आप रोटेट कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट टेंड करेगा कि वो सेंटर से अवे जाए, ठीक है। लेकिन चूंकि वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो सेंटर से अवे न जाके वो सर्कुलर में मोशन में रोटेट होगा। अब इसको आप एक सॉल्यूशन में अप्लाई कर दीजिए। एक सॉल्यूशन है जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ठीक है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स विल बी हैविंग different weights, different mass, different shape and sizes। तो शेप, साइज, मास की वजह से उनका सेडिमेंटेशन स्पीड या कह लो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट विल बी डिफरेंट इन दैट सॉल्यूशन इफ यू अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू दैट सॉल्यूशन। अगर उस सॉल्यूशन को हम सेंट्रीफ्यूज में रोटेट करेंगे और एंड इन दैट सॉल्यूशन, सपोज अभी एक किसी ने, राहुल ने बोला ब्लड, तो ब्लड इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन, उसमें WBC, RBC, प्लेटलेट है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। These are suspended particles and they are having different weights, and if you apply centrifugal force to that weights and centrifugal force will be equal, क्योंकि आप एक ही स्पीड से उस पूरे सॉल्यूशन को रोटेट कर रहे हो तो वो सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लार्जर पार्टिकल पर भी अप्लाई होगा, स्मॉलर पार्टिकल पर भी अप्लाई होगा। तो स्मॉलर पार्टिकल जल्दी नीचे आ जाएगा बॉटम में, उस ट्यूब के बॉटम में, एंड लार्जर पार्टिकल एंड स्मॉलर पार्टिकल जो है सॉल्यूशन में आपका सस्पेंड रहेगा। तो जो बॉटम में फ्रैक्शन आ गया आपका, उस सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट बॉटम में आ गया उसको बॉटम फ्रैक्शन बोलते हैं, और जो ऊपर रह गया उसको सुपरनेटेड फ्रैक्शन बोलते हैं। सुपरनेटेड फ्रैक्शन में आपका लाइटर पार्टिकल्स विल बी देयर एंड द बॉटम फ्रैक्शन में हेवियर पार्टिकल्स विल बी देयर। Okay, now coming to one point that is called as sedimentation coefficient. The sedimentation coefficient of different biomolecules or different particles will be different because sedimentation coefficient is dependent upon shape, size and mass. Suppose करो कि दो पार्टिकल है एंड दोनों पार्टिकल का वेट जो है सेम है, मास सेम है, तो क्या उनके सेटल होने की स्पीड जो है सॉल्यूशन में सेम होगी? नहीं होगी। तुम देखे होगे कि छत से हम एक रुई का बंडल गिराएं 1 kg का, या हम 1 kg एक लोहे का बटखरा गिरावे, जल्दी कौन गिरेगा नीचे? धरती पर कौन जल्दी पहुंचेगा? डेफिनेटली जिसका शेप छोटा होगा और ज्यादा हैवी होगा, यानी डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी, क्योंकि उसको कम रेसिस्टेंस मिला, क्योंकि मीडियम क्या था? एयर था। एयर के मीडियम में कम रेसिस्टेंस। अब एक कागज के पन्ना को उड़ाओ तो कितना टाइम लगेगा उसको नीचे में आने में? बहुत टाइम उड़ते रहेगा इधर उधर, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, डेंसिटी कम है, और एयर के मीडियम में उसको रेसिस्टेंस मिल रहा है, तो उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या हुआ? कम हो गया। तो हैवियर पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा होगा, साथ ही साथ वो अगर डेंसर है तो भी ज्यादा होगा। समझ में आ रही है सब लोगों को? जी सर। यस सर। हम चाहते हैं कि आप लोग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का कंसेप्ट समझ जाए, नहीं समझोगे तो आगे समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट विल डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? मास, मास ऑफ द पार्टिकल, शेप एंड साइजेस। शेप सर्कुलर है, स्फेरिकल है, सर्कुलर नहीं, ये 3 डायमेंशनल होगा, तो सिर्फ स्फेरिकल है या इरेगुलर है या फ्लैटेंड है या ओवल है,
ठीक है। अगर स्फेरिकल है तो सॉल्यूशन में सबसे आराम से नीचे सेटल होगा। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को सेटल होने में सबसे कम रेसिस्टेंस लगेगा, ठीक है। अगर इरेगुलर है, फ्लैटेंड है, जैसे प्लेटिलेट है, प्लेटिलेट को ज्यादा लगता है रेसिस्टेंस, क्योंकि स्फेरिकल नहीं, इरेगुलर है, तो प्लेटिलेट को सेडिमेंट कराने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से घुमाना पड़ेगा। ओके, एंड एज वेल एज प्लेटलेट्स आर लाइटर आल्सो, हल्का होता है। तो आप कहोगे कि उस सॉल्यूशन, अभी तो जैसे ब्लड है, ब्लड में तो कोई ग्रेडियंट नहीं है, ब्लड का पूरा सॉल्यूशन एक जैसा है, ठीक है। तो उसमें हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि उस सॉल्यूशन में कभी कभी हम ग्रेडियंट बना देते हैं, जिसमें हमको सैंपल में, सपोज आपने होमोजिनेट किया, होमोजिनेशन मतलब मसाला पीसते हैं ना लोरी, लोरी पट्टा पर, वो भी होमोजिनेशन ही है। किसी चीज को थकूच देंगे, पूरा उसका सॉल्यूशन बना दिए, सैप बना दिए। सपोज राइट लीवर का आपने होमोजेनाइज कर लिया। होमोजेनाइजर होता है एक ट्यूब के अंदर एक पिस्टल होता है, पिस्टल यानी लोढ़ी समझ लो, तो उससे पीस करके उसको होमोजेनाइज कर लेते हैं, मतलब सूप बना लिए, उसको मिन्स कर लिए का। तो राइट लीवर का मान लो मिन्स कर लिया, तो मिन्स उसका सूप हो गया। तो अब उसमें क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है, पूरा साइटोप्लाज्म बर्स्ट हो गया होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। अब साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, and these are having different shapes and sizes and different weights also, so सबका sedimentation coefficient different different होगा। अब इसका हम एक बूंद लिए, अब उस एक बूंद में तो हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो उसको हमको सेपरेट करना है। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूक्लियस से अलग करना है, हमको एक फ्रैक्शन उसमें से ऐसा निकालना है जिसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही हो, हमको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है माइटोकॉन्ड्रिया पर, तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया हो। और एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस, हमको डीएनए निकालना है, न्यूक्लियर डीएनए निकालना है, कोई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का कंटामिनेशन उसमें नहीं होना चाहिए, तो हम न्यूक्लियर फ्रैक्शन को से फिर वो सैंपल बनाएंगे। लेकिन न्यूक्लियर फ्रैक्शन ऑब्टेन करने के लिए और माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको आपको सेंट्रीफ्यूज करना होगा। सेंट्रीफ्यूज कैसे करोगे फिर, तो आपको डेंसिटी ग्रेडियंट बनाना होगा। तो नॉर्मली पहले क्या करते थे, सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट यूज किया जाता था। सुक्रोज नाम सुने ही होंगे। तो सुक्रोज हैव ए डेंसिटी, इट इज यूज्ड एज ए डेंसिटी ग्रेडियंट, बहुत अच्छा डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम है। यानी उसमें क्या किया जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब है, ट्यूब में नीचे में 90% सुक्रोज फॉर एग्जांपल का एक लेयर बना दिए, यानी 1 ml हम डाल दिए 90, सपोज फॉर एग्जांपल 1 ml 90% सुक्रोज, तो वो नीचे में जाकर ट्यूब में सेटल हो गया। उसके ऊपर 1 ml 80% सुक्रोज, तो 90 ml के ऊपर 80% सुक्रोज सेटल हो गया, एक बैंड जैसा लेयर बना लेगा। सुक्रोज 90% और 80% मिक्स नहीं होता है, दोनों के बीच की बाउंड्री जो है डिफ्यूज नहीं रहती है, फाइन बाउंड्री रहती है। आपको ट्यूब में दिखेगा यहाँ पर थोड़ा सा अलग बैंड है, यहाँ अलग बैंड है, फिर उसके ऊपर अलग। तो इसी तरह 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 10%, इस तरह से सुटेबल डेंसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब बढ़ते हुए क्रम में कंसंट्रेशन। तो सुक्रोज का कंसंट्रेशन बॉटम की तरफ ज्यादा बढ़ते हुए चला गया, डेंसिटी बढ़ते हुए, तो क्या हुआ कि नीचे की तरफ ज्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा। तो किसी एक ग्रेडियंट मीडियम में जहां पर उसका इक्वल हो जाएगा फोर्स, वहां पर आके सेटल डाउन हो जाएगा। सपोज न्यूक्लियस इज हैवियर देन माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज नहीं होता है, न्यूक्लियस इज हैवियर देन माइटोकॉन्ड्रिया, तो न्यूक्लियस विल सेटल डाउन इन द बैंड ऑफ 80%। ओके, फॉर एग्जांपल, and mitochondria will settle down in the band of 50%। तो आप ऊपर से फिर 50% वाला बैंड को निकाल लोगे तो 50% वाला बैंड में पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया निकल गया, और नीचे से आप फिर 80% वाला बैंड अलग कर लोगे तो उसमें पूरा का पूरा न्यूक्लियस मिल जाएगा। तो इस तरह से ऑर्गेनेल को हम सेपरेट करते हैं, वो आगे हम पढ़ाएंगे। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, दो तरह का सेंट्रीफ्यूज होता है, उसमें हम बताएंगे इस चीज को फिर से। तो कैसे करते हैं, मोटा मोटी हम बता दिए हैं। एक डेंसिटी ग्रेडियंट बना लिए,
ट्यूब में, और उसमें हम सैंपल अपना डाल दिए। किसका सैंपल? जैसे अभी हम जिस उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहे थे, रैट रिलीवर होमोजिनेट, रैट रिलीवर का होमोजिनेट ले लिए और उस ट्यूब के ऊपर हम डाल दिए। डेंसिटी ग्रेडियंट है, तो सबसे ऊपर सपोज 10% वाला ग्रेडियंट है, तो वहां से तो सब न्यूक्लियस भी निकल गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी निकल गया। क्योंकि हम जी जो दिए हुए हैं, आरपीएम जो है वो कांस्टेंट है, सेम आरपीएम अप्लाई हो रहा है न्यूक्लियस फ्रैक्शन पर भी, माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन पर भी। तो न्यूक्लियस फ्रैक्शन वाला आकर के सेटल हो गया 80% में बराबर हो गया, वहां जाके सेटल हो गया, एंड लाइटर वाला कहीं ऊपर में सेटल हो गया। तो अलग अलग करके हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। समझ में आई? किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। जी सर। तो अब ये सब जो लिखा हुआ है सिंपल, तुम लोग पढ़ भी लोगे तो समझ जाओगे, ये सब हम समझा चुके हैं। The ultracentrifuge works on the same principle as other centrifuges. Same principle है. The working on an ultracentrifuge is based on the sedimentation principle. Sedimentation principle है, भारी चीज नीचे बैठेगा, हल्का चीज ऊपर रह जाएगा. Which states that the denser particles settle down faster when compared to less dense particles under gravity. तो यहाँ पर gravity क्या है? Centrifugal force. However, the sedimentation of particles under gravity would take a larger amount of time, and that is why an additional force is applied रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एंड हो जाएगा ये, तो फिर से ज्वाइन कर लेना तुम लोग, ठीक है? जूम एंड हो जाएगा, 40 मिनट का टाइम रहता है ना। The denser settle down faster. However, the sedimentation of particles under gravity would take a larger amount of time, and that is why an additional force is applied to aid the sedimentation process. In an ultracentrifuge, the sample is rotated about an axis, resulting in an perpendicular force called centrifugal force that acts on different particles on the sample. तो अगर ये एक्सिस के चारों तरफ जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट होगा ना इस एक्सिस पर, ये एक्सिस है इसका, इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट होगा, यही कह रहा है। सो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दैट एक्ट्स ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द सैंपल। उस सैंपल में जो आप ट्यूब रखोगे उसमें जितने भी पार्टिकल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, उन सब पार्टिकल्स पर वो सेम फोर्स अप्लाई होगा। तो डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट अपने नेचर की वजह से, अपने कैरेक्टरिस्टिक, मास, शेप, साइज की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन को वह आ जाएंगे। The larger molecules move faster where the smaller molecules move slower. At the same time, denser molecules are moved outward to the periphery of the tubes, whereas the less dense molecules are rotated towards the center of the tube. Same बात है, जो भारी होगा वो पेरिफेरी की तरफ चला जाएगा, वो बाहर की तरफ, और हल्का जो होगा वो सेंटर की तरफ रहेगा। Once the process is completed, the larger and more dense particles settle down forming pellets. तो जो डेंस पार्टिकल है नीचे बॉटम में जो सेटल हो जाता है उसको हम लोग पेलेट बोलते हैं। In comparison, smaller and less dense particles remain either in the suspended space suspended in the supernatant or float on the surface. ठीक है, बहुत ज्यादा हल्का रहेगा तो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, यानी वो जो जी फोर्स जो अप्लाई हुआ सफिशिएंट नहीं था उसको सॉल्यूशन में नीचे जाने के लिए, क्योंकि अब सॉल्यूशन से भी वो लाइटर है उसका डेंसिटी, तो और भी जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब दो तरह के अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होते हैं। One is analytical ultracentrifuge and the second one is preparative ultracentrifuge. Preparative ultracentrifuge.
एज द नेम सजेस्ट एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज, इसमें क्या होता है, आप एनालिसिस कर सकते हैं, रियल टाइम एनालिसिस, यानी at that particular point of time what is the position of that particle in that tube, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पर उस पार्टिकल का ट्यूब में कहां पर पोजीशन है, इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के द्वारा। अब आपका एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, किस टाइप का उसमें एनालिसिस है, उस टाइप का आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज लोगे या लेबोरेटरी लेगा। अगर उसका एक्सपेरिमेंट एनालिसिस वाला है तो एनालिसिस एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज लेगा। अगर उसका एक्सपेरिमेंट डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज है, जो कि अभी हम जैसे बता रहे थे राइट लीवर होमोजेनेट, उसमें हमको न्यूक्लियस अलग करना है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग करना है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, तो उसके लिए प्रिपरेटरी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूज होता है। इसको हम किए थे इससे पहले, अभी वो क्या क्या कर दी, स्टार्ट करने दिए, बस मेरा काम खराब कर दी, हो गया जितना था। अब हटा देते हैं ना, लास्ट तब से मेरा ऑफ है, तब तो कुछ नहीं आया। अरे ये आप बोल रहे तो आपका यहाँ नाम पे साइड साइड में येलो या ग्रीन कौन है भैया, क्यों बोल रहे हो बीच में? क्लास नहीं करना है तो मत करो। अगर ऐसे ही मोबाइल ऑन करके छोड़ दिए हो कि हम सिर्फ प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंट हम क्लासरूम अटेंडेंस पर ही लगाएंगे, ये बात याद रखो। क्या बोल रहे हैं? प्रियंका कुमारी, जी सर, सॉरी सर। क्या हो रहा है? सर मेरा माइक ऑन। हाँ सर, हाँ सर, नेट प्रॉब्लम। नेट में गप होता है क्या वो में? नहीं नहीं, यहाँ पास में पूछ रहे थे सर। याद रखो, जो भी हम पढ़ाएंगे उसका इंटरनल एग्जाम बहुत हम टाइट लेंगे, नो मर्सी, याद रखो। नहीं एग्जाम में अगर नहीं स्कोर करोगे फेल भी कर देंगे। हाँ सर, अभी तो वही आवाज नहीं आ रहा था, इसीलिए डिस्टर्ब पूछ रहे थे। तो ये रिकॉर्ड होगा, ये अपना जब अपलोड होगा कॉलेज चैनल पर, वहां देख लेना, क्योंकि इसको फिर जो पढ़ा दिए वो हम रिपीट नहीं करेंगे, वो सारा पेपर कवर करना है, ओ सब छूट सर, जाएगा। उतना देर से आवाज ही नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है, ये तुम्हारा आवाज सॉरी पूरा सर। इधर आ रहा है, वहां गप कर रही हो और तुमको इधर का आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ सर, वो हैंडल नहीं कर। हो जाओ सब, कम से कम तुम लोग नहीं सुनना चाहते तो दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है, फिर नहीं अटेंड करना, चले जाओ। Okay. So first one is analytical centrifuge. Analytical centrifuge, as the name suggests, are the centrifuges that are used for the analysis of various particles present in the sample. आपके सैंपल में बहुत तरह का पार्टिकल होगा और उस सब पार्टिकल का एनालिसिस करना होगा, कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, which particle is heavier, which particle is lighter. So उसका कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज यूज होता है, किसी एक पार्टिकल के लिए नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स आते हैं, क्योंकि ये सब सेपरेशन में यूज हो रहा है सेंट्रीफ्यूज, तो एक पार्टिकल को आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करोगे। Analytical centrifugation is a versatile and robust method for the quantitative analysis of macromolecules in the solution. Macromolecules, different type of molecules होते हैं। Macromolecules सब पढ़े हो तुम लोग, प्रोटीन है, RNA, DNA, ठीक है, तो प्रोटीन भी हजारों लाखों तरह के प्रोटीन है। सब प्रोटीन को किसी का अलग मास है, किसी का अलग शेप है। प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर सेम प्रोटीन भी होगा अगर डिनेचर कर दोगे प्रोटीन, जैसे एल्ब्यूमिन है, इट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, कौन हो भाई?
नेहा कुमारी क्यों नॉइज फैला रही है? हर बार ये अनम्यूट कर दे रही है लड़की, और तुम्हारे तरफ कुछ खचर पचर सिर्फ हो रहा है। जिसको कुछ सवाल पूछना है वही अनम्यूट करके पूछो, बिना मतलब का अनम्यूट मत करो। ओके सो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स को भी सेपरेट करने के लिए सेम प्रोटीन अगर भी है तो उसका डिफरेंट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हो सकता है। ओके, बिकॉज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो टर्शियरी स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, मोस्ट प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर इन दैट स्ट्रक्चर, और उसको अगर डिनेचर कर दोगे, लाइक फॉर एग्जांपल एग एल्बुमिन, अंडा को अगर उबाल दोगे तो उसका एग व्हाइट जो है पानी में घुलाओगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन वो कच्चा अंडा है तो वो पानी में डालोगे तो घुल जाएगा। ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वह सोल्यूबल, तो उसका डिफरेंट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होगा।